चैप्टर की। जो भी चीज, जो भी कानून बनाया गया ना भाई इंडिया में, भाई आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप संविधान भी सारा पढ़ेंगे एक बार सोमवीर सर से। इसका मतलब है पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड 30-35 का क्वेश्चन, आईपीसी सीआरपीसी नहीं है, संविधान भी है। संविधान भी एक पुलिस प्रोसीजर है, मतलब वो भी एक पुलिस प्रोसीजर में, कानून में ही काउंट होता है। तो उस चीज़ को भी आप आराम से पढ़ना, ठीक है। कोशिश करेगा, सोमवीर कह रहा था मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। ज़रूरत ये है कि भाई जो लॉ है ना, ऐसा नहीं है कि ये लॉ आईपीसी सीआरपीसी से बना है या तभी स्टार्ट हुआ। इंडिया जब गुलाम था, जब भी लॉ थे, जब भी कानून थे, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कानून बना रखे थे, हिंदुओं ने अलग बना रखे थे, भाई हम हिंदू हैं हमारा तो ये चीज़ रहेगी, मुस्लिमों ने अलग बना रखे थे। ये सारी चीज़ें तोड़ मरोड़ के पहला एक लॉ कमीशन बना था। कब बना था, किसी बच्चे को पता है? सबसे पहला लॉ कमीशन कब बना था है भाई? जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। 1834 में पहला लॉ कमीशन बना था। थोड़ा वैसे कर रहे हैं कि अगर जो क्वेश्चन बनता भी है ना तो ये बन सकता है। पहला जो लॉ कमीशन बना ना इंडिया में, वो 1834 में। नोट करते चलो भाई, चाहे वो कुछ काम का है या ना, आप करते रहो क्योंकि ये बार बार तो बनेंगे नहीं। पहला जो लॉ कमीशन बना इंडिया में, जो ऑफिशियल लॉ 1833 का एक चार्टर एक्ट आया था, अगर आपने, उसके अकॉर्डिंग ये बना था पहला लॉ कमीशन, जिसके जो चेयरमैन थे ना वो लॉर्ड मैकाले थे। असली खेल यहीं से स्टार्ट हुआ है, लॉर्ड मैकाले। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ रिवाइज होती रही। देन ये हमारा 1860 में आईपीसी जाके बना गया। अगर भाई हिंदू अपना अलग चला रहे हैं, मुस्लिम अलग चला रहे हैं, तो इन चीज़ों को सारों को एक मिक्सअप सा करके एक कानून बनाया गया। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, धर्म का उससे कोई लेना देना नहीं, सबको इस पर ये इक्वल रूप से लागू होगा। तब जाके इसको उसमें जब असेंबली थी उसमें इसको पास कर दिया गया 1860 में। 1860 में हमारी आईपीसी जाके बनी। अभी एक जनरल हावी ले रहे हैं, पढ़े तो कुछ हो रही है। मतलब आईपीसी क्या चीज़ है, आईपीसी है क्या? देखो, अगर मैं आईपीसी की बात करूं तो आईपीसी है क्या? आईपीसी केवल क्राइम को डिफाइन करती है। अब मान लो मैं इस पंखे को उतार के ले जाऊं यहां से, भाई ये कैसे पता लगेगा ये क्राइम है? ऐसे कैसे पता लगेगा? तो कोई क्राइम कब क्राइम होगा ना, इस चीज को डिफाइन करती है बस आईपीसी। बात समझे? मतलब उसकी परिभाषा बताएगी, यू जो काम करा है भाई, यू किस ऑफेंस में आप पाएगा। एक तो डिफाइन करती है, दूसरी पनिशमेंट बताती है। अगर यो काम तूने कर दिया तो इस चीज की यह सजा। केवल आईपीसी का ये काम है। दो काम है, आप लिखें एक चीज को। आईपीसी का पूरा नाम क्या है भाई? एक बार ये भी लिख लें, कई बार इंडियन लिखो, एक बार मोटी मोटी चीजें स्टार्ट रखते हैं। पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, हिंदी में ये नाम है इसका, भारतीय दंड संहिता। आराम से बनाएंगे भाई, कोई नहीं, एक हफ्ते में सारा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी राम कहानी नहीं है इसमें। दो चार चीजें समझनी है, बस समझनी है ना, रटोगे नहीं होगी। एक बार आपको समझनी है ये कहाँ से स्टोरी शुरू होगी। आईपीसी का मतलब है केवल क्राइम को डिफाइन करना और उसकी पनिशमेंट बताना। यानी कि मैं कह सकता हूं क्राइम को डिफाइन करेगी, परिभाषा बताएगी, डेफिनेशन बताएगी, और दूसरी चीज क्या बताएगी? पनिशमेंट बताएगी। इसका मतलब क्या हुआ अंकित? आपको किसी सेक्शन में, ऐसा नहीं है भाई सेक्शन, और बात बताते हैं इससे पहले और चल, क्राइम को डिफाइन करेगी और उसके बारे में पनिशमेंट, और कुछ नहीं बताएगी। पूरी आईपीसी में और कोई जिक्र नहीं है, क्राइम की डेफिनेशन है और उसकी दंड कितना है, उसमें सजा कितनी है, इस चीज के बारे में बताया गया। अब जो आईपीसी में है टोटल कितनी सेक्शंस हैं ये पढ़ लिया हमने, कितनी है भाई? 511। आईपीसी में स्टार्टिंग से ही 511 हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में कोई अमेंडमेंट हो गया। 511 सेक्शंस हैं टोटल सेक्शन 511 हैं। और चैप्टर की बात करूं तो 23 चैप्टर हैं, टोटल 23 चैप्टर हैं आईपीसी में। जैसे अपना संविधान है उसमें कितने चैप्टर हैं? पहले कितने थे? 22 चैप्टर थे। आर्टिकल कितने थे? 395 थे। ऐसे ही आईपीसी भी है, एक कानून है,
क्यों बनाया गया होगा आईपीसी, बताए होगे। देखो संविधान तो बन के तैयार हो रहे थे, इससे तो पहले की चीजें हैं कानून तो, फिर बाद में हमने संविधान भी लागू कर दिया गया, उसमें आर्टिकल बना दिए गए। आर्टिकल और सेक्शन में डिफरेंस है थोड़ा। आर्टिकल तो एक ऐसी चीज बनाई गई कि भाई आर्टिकल है मतलब राष्ट्रपति क्या होगा, प्रधानमंत्री कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा, सारी चीजों को आर्टिकल का मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया गया। अब इतना मोटा संविधान है और आपको राष्ट्रपति ढूंढना है। अब राष्ट्रपति कहाँ है संविधान में, राष्ट्रपति का जिक्र कहाँ है संविधान में, 62 में 52 में। तो हमें अगर ये पता है कि भाई राष्ट्रपति 52 पे, हम डायरेक्ट 52 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। आर्टिकल का मतलब एक पॉइंट, बट सेक्शन पॉइंट नहीं है। आर्टिकल और सेक्शन में यही डिफरेंस है। आर्टिकल एक पॉइंट है, हाँ भाई आप 52 नंबर पॉइंट पे पहुंच जाओ, एक नंबर से लेकर 395 नंबर पॉइंट बना दिए। आपने मान लो 110 नंबर पॉइंट पर पहुंच रहा था, आप पेज पलटो और 110 नंबर पॉइंट पर पहुंच गए। लेकिन सेक्शन आपको क्राइम की परिभाषा बताएगी। अगर भाई आपने ये काम कर दिया तो ये क्राइम है, ये काम कर दिया तो ये क्राइम है, और इतना काम कर दिया तो आपको ये सजा मिलेगी। ठीक है, केवल आईपीसी में इस चीज का जिक्र है और कुछ नहीं है। डेफिनेशन, अब क्वेश्चन 2 बनेंगे। यूं भी कह सकता है इस क्राइम की डेफिनेशन कहां है, परिभाषा कहां है, और इसका दंड कहां है। 2 चीज हो, कई तो सेक्शन ऐसे हैं परिभाषा भी लपेट दी उस समय और दंड भी उस समय बता दिया। कई ऐसे हैं जो बढ़िया सेक्शन है, पहले कति डेफिनेशन को समझाया गया, भाई ये चीज होगी तो क्राइम होगा, देन उस अगली सेक्शन में यूं बता दिया, यूं काम कर दिया तो इतनी दंड है। तो जरूरी नहीं है कि भाई परिभाषा की अलग हो और दंड की अलग भी हो सकती हैं, इकट्ठी भी हो सकती हैं, दोनों चीजें सेम भी हो सकती हैं। ठीक है, अब ये हमारी, अब अगर मैं यहां तक की भी बात करूं तो आईपीसी का जनक भी यही माना जाता है। किसको माना जाता है आईपीसी के, ये क्वेश्चन मिल जाएगा भाई आईपीसी के जनक कौन माने जाते हैं, लॉर्ड मैकाले, क्योंकि ये फर्स्ट जो लॉ कमीशन था ना, उसी में इसने ये बात रखती थी कि भाई ऐसा एक कानून बनाया जाए जो सबके लिए एक इक्वल रूप से लागू हो, तो इसलिए इसको इसका जनक माना जाता है। लेकिन पहला लॉ कमीशन कब बैठा था, 1834 में। ठीक है, टोटल 23 चैप्टर हैं, एक पॉइंट, टोटल 511 इसमें आईपीसी की सेक्शन है। आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड। और कब ये बन के तैयार होगी, इनेक्टमेंट कब हुआ इसका, 1800, डेट क्या है एक्चुअल, 6 अक्टूबर 1860। 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियमित होगी थी। अधिनियमित का मतलब इनेक्टमेंट हो गया था, इसका मतलब एक तरह से बनकर तैयार होगी थी, पास होगी थी असेंबली से, इसका मतलब ही हुआ, लेकिन लागू नहीं हुई है। लेकिन इसको लिखा जाता है भारतीय दंड संहिता 1860, क्योंकि जो पास हुई थी वो 1860 में। एग्जैक्ट डेट पूछे तो कितने को हुई थी, 6 अक्टूबर 1860। अब क्या हुआ, देखो जब तक सेक्शन रटोगे याद नहीं होगी, जब तक हम 3 चीजों को साथ नहीं जोड़ेंगे ना, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और आईपीसी, तीनों चीजें एक साथ पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपको बहुत जल्दी याद होगी, सारी सेक्शन दिमाग में बैठ जाएंगी। अब आईपीसी ने तो क्राइम को डिफाइन कर दिया, पुनिशमेंट बता दिया, बट सीआरपीसी क्या कहती है, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको भी लिख लो एक बार, लिखो ये चीज भी लिखो, कोई नहीं हो सकता है मैं पहली बार बताऊं तो थोड़ा है वो रहे, अगली बार इसको सीक्वेंस में पढ़ा देंगे, एक हफ्ते बाद फिर चलेंगे हम, कौन सा यही है, रिवाइज हो जाएंगी चीजें। सीआरपीसी का मतलब, सीआर का मतलब हो गया क्रिमिनल, पी का मतलब प्रोसीजर और सी का मतलब कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्या बना, दंड प्रक्रिया संहिता। क्रिमिनल का मतलब एक तरह से दंड, क्राइम क्रिमिनल दंड, और ये प्रक्रिया संहिता, संहिता भारतीय दंड, नहीं भाई क्रिमिनल का कुछ और नाम दिया हुआ इन्हें, एक मिनट आप सीआरपीसी लिख लो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रक्रिया संहिता होती है ये, इसके बारे में इसने अपराध प्रक्रिया दिया, अपराधी दिया, देखते हैं एक बार, इंग्लिश में ही ध्यान होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा। लेकिन सीआरपीसी क्या कहती है मैं ये बताना चाह रहा हूं। सीआरपीसी आपको ये बताएगी ठीक है भाई क्राइम डिफाइन होगा, आपने पुनिशमेंट के बाद हो गया, लेकिन अब इस चीज का प्रोसीजर क्या चलेगा। प्रोसीजर मतलब
पुलिस क्या काम करेगी, पुलिस, कोर्ट का क्या रोल रहेगा, प्रोसिक्यूटर का क्या काम रहेगा, ये लिख लें, ये चीज लिखें, ये सारी चीज आएंगे अभी इनमें। मतलब पुलिस उस केस को कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी, ऐसे नहीं मान लो चोरी होगी तो इन्वेस्टिगेट कैसे होगी, वो सारी चीज इसमें लिखी गई है। इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन, उसकी इंक्वायरी कैसे होगी, पुलिस क्या काम करेगी, कोर्ट क्या करेगा, प्रोसिक्यूटर जो हमारे वहां लड़ते हैं, वकील होते हैं सरकारी, उनका क्या रोल रहेगा। तो ये जो सारा प्रोसीजर है ना, वो सारा समझाया गया है सीआरपीसी में। आईपीसी आपको प्रोसीजर नहीं बताती, वो सारी चीजें कौन बताती है, सीआरपीसी बताती है। भाई ठीक है, चोरी होगी, आपने ये काम करना, पुलिस ने, ठीक है चोरी होगी, पुलिस ने चालान दाखिल कर दिया तो कोर्ट ने ये काम करना है, वहां जो प्रोसिक्यूटर है उनने ये काम करना है। तो ये सारा चीज आपको कौन बताएगी, सीआरपीसी में टोटल 484 सेक्शन है, 484 सेक्शन हैं, ये भी लिख लें आप। सीआरपीसी में कितनी सेक्शन है, 484। 1973 लिखा जाता है, ये इसमें पास हो गई थी 1973 में, 1973 में इंडिया जब पास हो गया था, सारी चीजों को प्रोसीजर करने के लिए अपना संविधान लागू हो गया था, देन इसकी स्टार्ट हुई 1973 में सीआरपीसी आई, ये कह सकते हैं हम। अब सीआरपीसी हमें बताएगी प्रोसीजर। एक तीसरी चीज आएगी, ये भी लिखें, इंडियन एविडेंस, यही आए थे पिछली बार, आते एक दो क्वेश्चन साक्ष्य पक्ष के एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एक्ट का मतलब अधिनियम, एक ही है। इन तीनों चीजों की इंपॉर्टेंस सेम है, एक बार फिर बताता हूं, एक मिनट में। आईपीसी का काम है क्राइम को डिफाइन एंड पनिशमेंट, सीआरपीसी का मतलब है अब जो क्राइम हुआ है उसमें प्रोसीजर क्या है, और इंडियन एविडेंस एक्ट का मतलब है ठीक है प्रोसीजर तो चलाओ, बट आप एविडेंस कैसे कलेक्ट करेंगे। आईपीसी सीआरपीसी में कहीं नहीं लिखा आपने क्या चीज कब्जे में लेनी है। मान लेते हैं ये चीज पंखे को कोई उतार के लग गया और छत पे किसी के फिंगरप्रिंट आ गए, और इस फिंगरप्रिंट को उठाने की क्या अहमियत है, उसको कितना उसकी वेटेज है एविडेंस की, और कितना वो कोर्ट में मान्य होगा, वो चीज आपको एविडेंस एक्ट बताएगा। बात समझ रहे हो, मतलब कोई भी चीज है, मान लो चक्कू से मर्डर कर दिया यहाँ पे, अब यहाँ बहुत ज्यादा ब्लड पड़ा है, वो ब्लड लेना है कि नहीं लेना है कब्जे में, वो चाकू यहाँ पड़ा है तो वो कब्जे में लेना है तो कैसे लेना है उसको कब्जे में, ये सारी चीज कौन बताएगा आपको, एविडेंस एक्ट बताएगा। बात समझ में आ रही है। तो सारी चीजें एविडेंस, कोर्ट में उसकी कितनी वैल्यू है, ये सारी की सारी चीज आपको एविडेंस है। इसको लिखा जाता है 1872, 1872 में आया एविडेंस एक्ट। गवाही, गवाह मतलब यार एविडेंस समझ रहे हो ना, एविडेंस का मतलब एविडेंस, साक्ष्य क्या है, किस चीज की वैल्यू है, किसकी है। जैसे आपने फोन में रिकॉर्डिंग कर रखी है, उसकी कोर्ट में गवाही नहीं है, वो मान्य नहीं है। हम कह देना भाई मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, कोर्ट उसको तवज्जो नहीं देगा, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन अगर उसी रिकॉर्डिंग को एफएसएल में भेजकर जस्टिफाई कर दिया जाए, हाँ यस ये रिकॉर्डिंग इस बंदे की है, और एफएसएल का एक्सपर्ट ये लिख दे या जो आवाज है बिल्कुल इसी की है, तो वह मान्य है। तो ये सारी चीजें जो प्रोसीजर लिखे गए हैं ना, ये आपके एविडेंस एक्ट में लिखे हैं, कौन सी गवाही, कौन सा एविडेंस कोर्ट में मान्य है और कौन सा नहीं मान्य है। अब हम एक सिंपल सी बात समझते हैं, अभी कुछ जो भी बात आपको ठीक लगेगा ना नोट करते, और अभी समझें, जब तक आप इनको नहीं समझोगे सेक्शन कति याद नहीं होंगी। देखो सबसे पहले अब आईपीसी सीआरपीसी जो भी ताम झाम बना, क्यों बना, क्राइम होया होगा भाई, क्राइम से तो रिलेटेड चीजें वो तो है नहीं। आगे हाँ भाई देखो, क्राइम भी दो तरह का होता है, एक क्रिमिनल क्राइम, एक सिविल क्राइम, अभी वो भी बात करेंगे। मतलब एक क्रिमिनल लॉ है, एक सिविल लॉ है। क्रिमिनल लॉ का मतलब है लड़ाई झगड़े चोरी, ये सारी मर्डर डकैती, ये तो होते हैं क्रिमिनल लॉ। एक होता है सिविल लॉ, सिविल लॉ का मतलब जिनको दीवानी वो बोलते हैं मुकदमे, उनका मतलब है जो पैसा का लेन देना, भाई मैंने 2 लाख रुपए दे रखे हैं, यूं मेरे दे नहीं रहा, अब ये लड़ाई झगड़ा क्रिमिनल मैटर थोड़ी ना, मैंने दिया था
यू अब दे नहीं रहा, तो ये इनको बोला जाता है सिविल लॉ। भाई मैं कहता हूं ये मेरी जमीन है, यू कह रहा है ये मेरी जमीन है, ये क्रिमिनल नहीं है, क्राइम नहीं है, समझ रहे हो? ये सब कुछ कैसे होंगे? सिविल, मतलब एक वैसे नेचर के चीजें, मेरा लेन देन मैंने ब्याज पे दिए थे भाई 5 लाख रुपए, यू ब्याज नहीं दे रहा, ये क्राइम नहीं है, ये सिविल नेचर है। लेकिन मैंने 5 लाख रुपये दिए थे, मैं लेने गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्हें पीट दिया मैं, तो क्रिमिनल में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं है, फिर वो सिविल ही रहा। मतलब जहां चोट लगेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, लूटपाट होगी, वही हमारा क्रिमिनल के होगा। तो सबसे पहले ना भाई क्राइम होगा, आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? क्राइम होगा। अब ध्यान से समझते चलना बेटा, बीच बीच में मैं सेक्शन लिखूंगा, आप नोट करते रहिए, सारी याद हो जाएंगी। सबसे पहले क्राइम होगा भाई, क्राइम की डेफिनेशन कहां है? सबसे पहले क्राइम हुआ, क्राइम की डेफिनेशन 2, अभी आप इसको भी रहने दो, अभी ये 2 सारी समझ छोड़ो, अभी मेन सेक्शन याद करें, अभी उस पर नहीं जाए। क्राइम होगा, क्राइम कहां जाएगा भाई? क्राइम हुआ, बताओ, मान लो यहां कोई क्राइम हुआ, भाई झगड़ा हो गया यहाँ पे 2 बच्चों का, एक का सिर फूट गया, क्या होगा? बोलो भाई, हम जनरली 100 नंबर पे कॉल करेंगे, भाई पुलिस को बुलाएंगे, और तो क्या सॉल्यूशन है? मतलब क्राइम का मतलब ये नहीं भाई समझूंगा घर भेज दो, इससे कोई लेना देना, आईपीसी सीआरपीसी की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत कहां पड़ेगी? पुलिस आएगी। वैसे तो आईपीसी की जरूरत ही नहीं है, पुलिस जब तक रोल नहीं है। झगड़ा हुआ तो क्राइम हुआ, ठीक है, क्राइम हुआ तो पुलिस कॉल हुई। कितने नंबर पे कॉल होती है पीसीआर की? शो नहीं है, अब पहले तो यही क्वेश्चन लिखो। अब इमरजेंसी पुलिस कॉल नंबर है 112, ये भी आपको याद होना चाहिए। आपने 112 नंबर पे कॉल किया, लिखो भाई पुलिस का इमरजेंसी कॉल नंबर क्या? ऑल इंडिया का 112, ये आपको पता होना चाहिए भाई। पहले 100 नंबर होता था, अब 112 पे आ। अगर आप 100 नंबर में लाओगे तो वो कन्वर्ट कर देगा 112 पे, ठीक है, सोच मिल जाता है। लेकिन अभी आपका जो कंट्रोल रूम का इमरजेंसी पुलिस ऑल इंडिया का नंबर है वो कितना है? 112। पुलिस आई, ध्यान से स्टोरी सुनना। पुलिस आई, क्या देखेगी? बोलो भाई, क्या देखेगी? पुलिस आएगी, किस तरह का क्राइम हो रहा है यही देखेगी। क्राइम 2 तरह के क्राइम होते हैं, अब नोट बनाते चले। 2 तरह के क्राइम होंगे, एक कॉग्निजेबल क्राइम, इनकी डेफिनेशन बताऊंगा भाई मैं बाद में, अभी ये लिख लो। कॉग्निजेबल, संज्ञेय अपराध, जब तक इन चीजों का नहीं पता लगेगा ना आईपीसी सीआरपीसी समझ में नहीं आएगी। और दूसरा होता है भाई नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, असंज्ञेय अपराध। मैं मिक्सअप लेके चलूंगा भाई, मैं यूं नहीं करूंगा तो मैं आईपीसी रटवाऊंगा तो मैं एक क्लिक दे दूंगा आपको, एक पेज पे लिख के यूं सारी मिल जाएंगी। ये जो आ रही है वीडियो देख रहे हो ना तुम, पेज आ रहे हैं 379 में, 84 में, ये रट लो तुम जितना रटा जाता हो, ठीक है। मैं तुम्हें तीनों चीजें साथ के साथ लेकर चलूंगा, सारी याद हो जाएंगी, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा या नॉन कॉग्निजेबल, और कुछ नहीं हो सकता ऑफेंस का, ठीक है। और एक तीसरी चीज जब होती है, जब इनमें तभी ना हो तो कंप्लेंट दे दे भाई। क्या दे दे? कंप्लेंट, यहां लिख लो कंप्लेंट होगी। 3 चीजें होंगी। अपराध तो 2 ही तरीका का होगा, लेकिन एक तीसरी चीज और गोली दी जाती है कंप्लेनेंट को, भाई तू नहीं कर, जो भी तरीके ला होया ना कंप्लेंट दे दे, कहते नहीं कंप्लेंट दे दे। मेरी बात समझ पाए? अब पुलिस ये देखेगी क्राइम कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। अगर कॉग्निजेबल हुआ तो एफआईआर दर्ज होगी। क्या दर्ज होगी? एफआईआर। भी सुने, कॉग्निजेबल होगा तो अकॉर्डिंग टू 154 सीआरपीसी, लिखो अब, एफआईआर दर्ज होती है एज पर 154 सीआरपीसी। 154 सीआरपीसी की सेक्शन 154 ये कहती है अगर क्राइम संज्ञेय है तो आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। अब यूं भी क्वेश्चन आ सकता है, एफआईआर कौन सी सेक्शन के तहत दर्ज की जाती है पुलिस के द्वारा? तो आप क्या लिखोगे भाई? 154 सीआरपीसी। और 154 सीआरपीसी क्या कहती है? अगर अपराध कॉग्निजेबल है तो अकॉर्डिंग टू 154 एक एफआईआर दर्ज की जाएगी। क्लियर हुई? एफआईआर लिखो भाई, एफआईआर क्या मतलब होता है? फर्स्ट लिखो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नोट करते रहो, चाहे पता हो चाहे ना हो। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का मतलब है सीआरपीसी की सेक्शन 156। बस सीधी ही बात ये है। अब बात ये आती है एफआईआर कौन दर्ज कर सकता है, ये भी आ सकता है। एफआईआर कौन दर्ज कर सकता है भाई? मजिस्ट्रेट, पुलिस, वकील, पब्लिक का कोई भी आदमी कौन कर सकता है? बोलो भाई, केवल एंड केवल एक ही आदमी को पावर है, पुलिस। पहली बात, एफआईआर जो है पुलिस लॉन्च कर सकती है, रजिस्टर्ड कर सकती है। या भी लिख लो नोट करके। किस रैंक का अधिकारी एफआईआर दर्ज कर सकता है? किस रैंक का अधिकारी? बोलो, कौन कर सकता है भाई एफआईआर दर्ज? कौन रैंक का मतलब? कौन रैंक का मतलब यहां कोई डीजीपी पीजीपी की बात ना हो भाई, ठीक है। ये तो अब मैं क्या कह सकता हूं, काम देखता है। ये करेगा कौन भाई काम? इंस्पेक्टर तक, ज्यादा मैं तो ये कहता हूं सब इंस्पेक्टर तक ही काम होता है, ठीक है। अब आया एफआईआर कौन दर्ज करेगा? जनरली ऑन बिहाफ ऑफ एसएचओ। एसएचओ लिखें आप, एसएचओ लिखें। एफआईआर जो दर्ज होती है ना, वो एसएचओ दर्ज करता है। डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दिया है। और एसएचओ की डेफिनेशन ये कहती है, एसएचओ कौन हो सकता है? एसएचओ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की बात नहीं है सीआरपीसी में। एसएचओ हेड कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल से ऊपर का कोई भी अधिकारी एसएचओ हो सकता है। तो एफआईआर भी जनरली कौन दर्ज कर सकता है? हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर का कोई भी अधिकारी एफआईआर दर्ज कर सकता है। लिख लो, समझते भी चलो, ज्यादा इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी ना है यार, याद हो जाएगी। एफआईआर कौन दर्ज करे? कांस्टेबल नहीं कर सकता, बस ये बात याद करो। कांस्टेबल का इस फील्ड में कोई रोल नहीं है, इस तक बढ़िया पोस्ट कोई नहीं है, ठीक है। जनरली ये भी माना जाता है। क्या है कि जिम्मेवारी नहीं, नुमान का चलना पूरी आईपीसी सीआरपीसी में जित भी निशान लगाना हो, कांस्टेबल की कितना जिम्मेवारी नहीं, ठीक है। जिम्मेवारी की बात, अब एफआईआर दर्ज करना जिम्मेवारी है तो मान लो कांस्टेबल नहीं करेगा, कौन करेगा भाई? हेड कांस्टेबल। सब तक बड़ी बीमारी है इस डिपार्टमेंट में, तो हेड कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल से ऊपर का अधिकारी। और जनरली अगर बात आए एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, तो कौन करेगा? एसएचओ। क्योंकि जनरली कोई भी एफआईआर थाने में अगर होती है तो वो ऑन बिहाफ ऑफ एसएचओ होती है। क्लियर हुआ? अब एक चीज हुई भाई एफआईआर। अब लिखते चलो, देखो भाई स्टोरी तो बहुत कुंडी घूम जाएगी मेरे दिमाग में, अब तुम्हें पता नहीं है याद आएंगे कि नहीं आएंगी। एफआईआर पता लगा। अब एफआईआर के साथ लिखो सीआरपीसी 154 याद होगी, रजिस्टर नंबर 1। ये थाने का रजिस्टर नंबर 1 होता है, ये भी लिखो। एफआईआर जो है रजिस्टर नंबर 1, ऐसे लिख लो, मैं बताऊंगा रजिस्टर क्या होते हैं। और एक थाने में ना रजिस्टर रखे हुए हैं, जहां जाएंगे रिकॉर्ड वाला मेंटेन करता है रजिस्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे रजिस्टर। तो जो एफआईआर होती है ना, वो रजिस्टर नंबर 1 है। कितने भी जब तक थाना चल रहा है, जब तक की एफआईआर पाएंगे आपको थाने में, तो उसको है तो नाम एफआईआर, हाँ भाई एफआईआर दिए, लेकिन एफआईआर को रजिस्टर नंबर 1 कहा जाता है। अगर ये आए रजिस्टर नंबर 1 क्या है, तो एफआईआर है। कौन से रूल के अनुसार? पीपी लिख लो, पंजाब रूल से, पंजाब रूल। पहले ये चलता था पंजाब रूल। पंजाब रूल के अकॉर्डिंग ये सारे रजिस्टर बनाए गए हैं, जितने भी रजिस्टर ना वो पंजाब रूल के अकॉर्डिंग है। तो पंजाब रूल का रजिस्टर नंबर 1 एफआईआर। याद होया भाई? अब देखो बेटा, एफआईआर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, मेरा अपना जो मानना है। एफआईआर की फुल फॉर्म आ सकती है जनरली, क्या होगी? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्रथम, फर्स्ट का मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट। पहली सूचना कब मिल गई? अपराध हुआ, पहली सूचना आ गई पुलिस के पास, भाई अपराध हुआ है, तो एफआईआर दर्ज कर दो। पहली सूचना मतलब दर्ज कर दो। कौन सी सीआरपीसी में जिक्र है? 154 सीआरपीसी। एफआईआर कौन से ऑफेंस में दर्ज की जा सकती है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में, संज्ञेय अपराध में ये एफआईआर दर्ज होगी। कौन दर्ज कर सकता है? हेड कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल से ऊपर का अधिकारी। कौन सी रजिस्टर में आती है? रजिस्टर नंबर 1। एफआईआर कौन दर्ज करेगा? पुलिस करेगी। एफआईआर दर्ज कौन करवा सकता है? ये उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख ले हुए। और एफआईआर को कौन दर्ज करवा सकता है? पता है क्या होगा?
जिसके साथ घटना घटी है वो, कोई तीसरा आदमी जो देखने लग रहा है वो, ये चीज कौन करवा सकता है? एफआईआर को कौन दर्ज करवाएगा? मान लो मेरा और इसका दीपक का झगड़ा होया, दीपक ने मेरे को मार दिए, ठीक है, और मेरे को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, तो एफआईआर कौन दर्ज करवाएगा? बोलो भाई, मैं करवाऊंगा कि दीपक करवाएगा या देखने वाला? या तो मैं करवाऊंगा, जिसका लागी है वो करवाऊंगा, या वो तीसरा आदमी तमाशा देखने लग रहा है वो करवाएगा, वो भी करवा सकता है। और क्या मारने वाला करवा सकता है? वो भी करवा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या एक्यूज्ड पर्सन भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है? यस, वो भी करवा सकता है। इस तरह से लिख लो, अगर कहीं जरूरत पड़े तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन तो क्या आएंगे पता नहीं, बट जो क्राइम करता है वो खुद भी थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवा सकता है। आपने सुना होगा, उसने उसका गोली मारी, थाने में जाके अपने आप बैठ गया, तो उसी के भी आप पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर बाय पोस्ट, बाय फोन, बाय ईमेल, किसी भी तरह से दर्ज करवाई जा सकती है। किसी भी तरह से एफआईआर दर्ज करवाई सकती है। ये नहीं कि भाई बाय पोस्ट नहीं करवा सकते, बाय ईमेल नहीं करवा सकते। आपके पास सूचना देनी है पुलिस को, फोन पे दे दो, ईमेल कर दो, कुछ भी कर दो, एफआईआर दर्ज होगी। प्रैक्टिकल में क्या हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, बट आप एज पर ला इंफॉर्मेशन देनी होती है पुलिस से, कैसे भी दे दो, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। विक्टिम पर्सन उसको बोला जाता है जिसका चोट लगी है, और एक्यूज्ड पर्सन उसको बोला जाता है जिसने चोट मारी है। तो वो एक्यूज भी करवा सकता है, विक्टिम भी करवा सकता है, थर्ड पर्सन जो देख रहा है वो भी करवा सकता है। क्लियर हुआ भाई एफआईआर का कंसेप्ट? मेरे ख्याल से इस्तवत्ती क्वेश्चन इसमें आवा नहीं। देखो जो भी सुनो अंकित, कुछ क्वेश्चन इसे आओगे जो दिमाग में बैठेंगे, कुछ भी पूछ लो, ठीक है ना, कुछ भी पूछने की कोशिश करो ताकि क्वेश्चन राइज होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, जो क्राइम सीन पे अवेलेबल है ना वो तो करवा सकता, और भी करवा सकता। मान लो मेरा और आपका झगड़ा होया, यहाँ इसने परने ने आपकी वाइफ के पास फोन कर दिया, अग्नियोन्यू मैम लड़ाई हो गई, उसका चोट लग रही है, तो वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देगी वहां से कि भाई मैं यहाँ हूँ, मेरे पति के बारे में मेरे पता लगे, तो वो भी एफआईआर डायरेक्ट थाने में जाके करवा सकती है। ठीक है, कोई भी करवा सकता है, कोई भी कहीं भी है, प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, बाई पोस्ट भी हो सकती है। क्लियर होगी भाई? एक एफआईआर। अब एफआईआर को हिंट में समझे, बिल्कुल छोटा है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, हेड कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल से ऊपर का अधिकारी कोई भी करवा सकता है। पुलिस इसको केवल दर्ज कर सकती है, और 154 सीआरपीसी ये कहती है कि अगर अपराध कॉग्निजेबल है तो एफआईआर दर्ज करेंगे। और कौन सा रजिस्टर है भाई? रजिस्टर नंबर। क्लियर हुई बेटा? इतने पॉइंट बनेंगे बस एफआईआर से। चलें आगे। अब अगर वो अपराध पुलिस को लगता ना भाई दम नहीं तेरे काम में, कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? जनरली बढ़िया बढ़िया केस, मतलब लगेगा वो अपराध हुआ है, सीधी ही बात, देसी भाषा में यह है। बट जनरली ऑफेंस ये कहता है जिसमें सजा 3 साल से तो पक्का ज्यादा हो। जनरली 3 साल से जिसमें ज्यादा सजा हो वो सारे कौन से होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। और भी कई डेफिनेशन पर इतनी गहराई में नहीं जाना, बट जनरली ये मानो सारी चोरी, झगड़े, मर्डर, डकैती, लूट, रेप, रैंसम, किडनैपिंग, अबडक्शन, सब कुछ किस में आता है? कॉग्निजेबल। इनमें एफआईआर दर्ज होगी, कोई भी तरह की चोरी हो। ठीक है, तो वे सारे के सारे कैसे होते हैं? कॉग्निजेबल होते हैं, क्योंकि चोरी में भी 3 साल की सजा है, और तो सारी बड़ी बड़ी चीज हैं। ठीक है, तो 3 साल की सजा, तो सारा में एफआईआर दर्ज होगी। अब कई बार ऐसा लगता है कि उस क्राइम में छोटा क्राइम, छोटा मतलब मेरी गाड़ी खड़ी है बाहर, कोई बालक आया शीशे का मार गया पत्थर, शीशा तो टूट गया, नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। आप समझे? मेरी गाड़ी खड़ी है, कोई आगे कति टक्कर मार दे है और भाग जाता है, तो ऐसा भी नहीं है, वो कॉग्निजेबल है ऑफेंस है, हम उसमें रिपोर्ट लिख सकते हैं। यानी कि ये मतलब ये हुआ मैं थपड़ा हो गए, कोई खास चोट नहीं लगी, तो ये कॉग्निजेबल थोड़ी ना होया है। आप बात समझ रहे? थोड़ी हल्की बहुत चोट लगी, मैं गाली गलौज कर रहा हूँ आपको, है ना, आपकी मान हानि हो रही है, तो वो भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। ठीक है, मैं आपके बारे में, अब होते नहीं है भाई अरविंद केजरीवाल के बारे में ये बोल दिया वो बोल दिया, कभी अरेस्ट हुए हैं? नहीं होते। इसका मतलब वो क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। तो जहां कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होगा,
अकॉर्डिंग टू 155 सीआरपीसी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, एनसीआर लिखी जाएगी। लिख लो, ये एक वर्ड आएगा एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, इसका मतलब भी यही है। एनसीआर लिखो, इसकी फुल फॉर्म नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अब इसमें क्या होगा, एनसीआर का मतलब क्या होता है भाई, एनसीआर आजकल तक कंप्यूटराइज्ड मिल जाती है, एक एफआईआर मिलती है, एक एनसीआर मिलती है, तो वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं, कंप्यूटराइज्ड मिलती है। बाकी जनरली क्या है नॉन कॉग्निजेबल, एक आपकी डीडी एंट्री मेंशन कर दी जाएगी, कुछ तक कुछ होया है भाई, है ना, डीडी एंट्री मेंशन कर देंगे, रोजनामचा इसको बोलते हैं, उर्दू का शब्द है, लिखो भाई यू भी, रोजनामचा। दूसरा सबसे बड़ा रजिस्टर यही होता है, इंपॉर्टेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेली डायरी। डेली डायरी लिखी जाती है हर एक थाने में। सुनो अब इसके बारे में सुनो, रोजनामचा, रोजनामचे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेली डायरी, ठीक है। और रजिस्टर नंबर 2, रजिस्टर नंबर, सारे रजिस्टर याद होने चाहिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पुलिस वर्क में रजिस्टर का रोल है। रजिस्टर नंबर 2 डेली डायरी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पुलिस का एफआईआर, दूसरे नंबर पर एनसीआर। भाई झगड़ा बड्डा नहीं है तो ये ले जा, इसमें क्या करेगा भाई, एट द टाइम, ये सो एंड सो टाइम पे दीपक पुलिस स्टेशन आया या हम वहां गए और पता लगा कि इनकी आपस में गुत्थामुत्थी हुई थी, जो इसी तरह का कोई सीरियस नेचर का क्राइम नहीं पाया गया, लिहाजा इनकी एक रपट लिखी जाती है, लिहाजा इनकी एक रपट लिखी जाती है और एक कॉपी दोनों पार्टियों को दी जाती है, बस खत्म। इसको बोलते हैं एनसीआर। अगर ये जाना चाहे तो कोर्ट में जा सकते हैं, एनसीआर में हम कोर्ट में जा सकते हैं। भाई मैं सेटिस्फेक्शन, मेरा तो इतने थप्पड़ मार गया और आपका हो जी क्राइम नहीं होया, पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन यू बंदा कहां जा सकता है, फिर कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट की बात बाद में बताऊंगा कैसे होगा, बट आप यहां लिखेंगे अगर बंदा सेटिस्फाई नहीं है तो कहां जा सकता है, कोर्ट में जाकर कहेगा जी मेरी गेला पुलिस ने न्याय ठीक नहीं करा, मेरे को तो इतने मार दिए, मेरा तो ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा एफआईआर दर्ज की जाए। अगर कोर्ट चाहेगी तो पुलिस को आदेश देगी इसकी एफआईआर दर्ज कीजिए। बात समझ में आई है भाई, बोलो यार, मैं वैसे ही समझा रहा हूं, आई है ये। अब मैं क्वेश्चन क्या बन सकता है, इससे क्वेश्चन क्या निकल सकता है, अगर पुलिस एनसीआर करती है तो किसके आदेश से पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, जिला मजिस्ट्रेट, जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। जो कमिश्नरी प्रणाली है वहाँ एमएम बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यहाँ बोलेंगे आप जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट ये कहेगा कि भाई ये क्राइम ठीक ठाक हो रहा है, आप एफआईआर दर्ज कर दो, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, ठीक है, देन इन्वेस्टिगेट होगी। तीसरी चीज होती है क्राइम में कंप्लेंट। आप किसी बंदे की कंप्लेंट दे रहे हो, कोई पुरानी सुरानी याद आ गई हो, दे देता हूं अब मैं कंप्लेंट, उस दिन तो झगड़ा होया, यहाँ तक किसी ने कहा नहीं, घर जाकर 4 दिन बाद सुन, अरे तने तो उसकी कंप्लेंट देनी चाहिए थी, गलत कर दिया तने काम, तो फिर होती है कंप्लेंट। और कंप्लेंट कहती है 200 सीआरपीसी। 200 सीआरपीसी ये कहती है कि आप भैया कंप्लेंट भी कर सकते हो, आपकी कंप्लेंट ली जाएगी। यहां तक बात समझ में आई है भाई या नहीं आई? देखो मोटी मोटी बातें अभी आपको ये समझना पड़ेगा, सारा स्ट्रक्चर जब तक मैं आईपीसी भी रटवा सकता था, 1 महीने 2 महीने 378 महीने, चलो चलो वो तो 2 दिन की बात है, एक बार स्टोरी सारी। आपको एक बेसिक फंडा पुलिसिंग का समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या होता है, कोई भी क्राइम होगा पुलिस मौके पर आएगी 112 नंबर कॉल से, वो आके देखेगी क्राइम कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल है तो एफआईआर दर्ज होगी, नॉन कॉग्निजेबल है तो एनसीआर दी जाएगी। एफआईआर 154 है, रजिस्टर नंबर 1 है। एनसीआर सीआरपीसी की सेक्शन कौन सी है, 155। लेकिन फिर भी 155 सीआरपीसी में अगर विक्टिम पार्टी कोर्ट में जाना चाहे तो जा सकती है, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर उसमें भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। और तीसरी चीज होती है कंप्लेंट देना चाहो, कंप्लेंट दे दो, उसमें कौन सी सीआरपीसी काम करती है, 200 सीआरपीसी। आगे चलें, समझ में आया भाई? अब आगे देखें, अब समझें इसमें कुछ वर्ड जो आपको बार बार परेशान करेंगे पुलिस की लैंग्वेज में, मैं पहले ही क्लियर करता हूं।
आईपीसी के पहले 2 सेक्शन रट लो भाई। अब लिखो आईपीसी के 2 सेक्शन, ये रट दो दिमाग में। रटना क्या मतलब, लिख दो। आईपीसी कोई भी लॉ है, कोई भी आईपीसी सीआरपीसी, सबसे पहले 1-2 डेफिनेशन होती है और उसके बारे में कहाँ लागू होगा ये लिखा होता। चाहे वो जेजे एक्ट हो, चाहे वो पोक्सो एक्ट हो, डोमेस्टिक एक्ट हो, 1 या 2 सेक्शन में ये लिखा पाएगा यह कानून पूरे भारत में लागू होगा। ये पहली और दूसरी सेक्शन की लैंग्वेज होती है। तो ऐसे ही आईपीसी की पहली सेक्शन में ये लिखा गया है इस कानून को आईपीसी कहा जाएगा, ये भी लिखा है। द एक्ट विल बी कॉल्ड इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता कहा जाएगा। सेक्शन 1 कहती है एंड पूरे देश में लागू होगा एक्सेप्ट J&K, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। लिखो भाई, पहली सेक्शन लिखो आप। लिख दी। क्या कहा जाएगा, भारतीय दंड संहिता कहा जाएगा। अब ये हटा दो, जम्मू कश्मीर का तो कंसेप्ट खत्म ही हो गया। तो इसका मतलब क्या कहेगा, पहले सेक्शन में पूरे देश में लागू होगा और भारतीय दंड संहिता इसको कहा जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब कानून बना था तो इसमें किस जो स्टेट को छोड़ा गया था जिस पे लागू नहीं था। तो हम कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे आईपीसी लागू नहीं थी जब तक ये अलग स्टेट था। लेकिन जैसे ही यूटी में मिल गया तो वहां भी अब क्या लागू हो गई है, आईपीसी। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। यूं कह सकता है कि भाई पहले भारत का कौन से स्टेट में आईपीसी लागू नहीं थी, जम्मू कश्मीर में नहीं थी। अब क्वेश्चन बना कब लागू हुई, बताओ भाई कब लागू हुई जम्मू कश्मीर में। एग्जैक्ट डेट लिखो, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी आईपी। ये भाई याद करनी पड़ेंगी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, सारे फालतू की तो चीज पढ़नी है नहीं हमने। एक एक पॉइंट आपको केवल वही पढ़ेंगे जो काम का है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी लागू हुआ। उससे पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी। क्या चलता था वहां, बोलो भाई क्या चलता था जम्मू कश्मीर में, कौन सा कानून था, नाम बताओ। वेरी गुड, रणबीर पेनल कोड चलता था भाई। रणबीर, राजा रणबीर, रणबीर लिख लो। ये भी आईपीसी नहीं थे, इसके कानून बने हुए थे अपनी एक अलग बुक थी, अपना अलग एक आईपीसी का एक कानून का मतलब वो था, ये चलता था रणबीर पेनल कोड। लिख लो इसको पूरा ही, पेनल या पिनल भी बोल देते हैं, पेनल कोड। रणबीर आरपीसी बोलते हैं इसको, यहाँ आईपीसी थी वहाँ आरपीसी थी, रणबीर पेनल कोड था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जैसे ही ये इसमें इंडिया में मिला है, मतलब यूटी बना, वहाँ भी अब आईपीसी है, ये चीज़ खत्म कर दी गई है। ये भी बात इंपॉर्टेंट हुई। पहली सेक्शन याद होगी भाई, पूरे देश में लागू होगी। पहले जेके में दी थी, अक्टूबर 2019 से उसमें भी लागू होगी, वहाँ पहले रणबीर। सेक्शन 2 क्या होगी, सेक्शन 2 इंडिया का हर एक आदमी इक्वल लाइबल होगा किसी भी क्राइम के लिए। ये नहीं भाई मैं प्रधानमंत्री लाग रहा हूं मेरे पे तो कानून नहीं लगेगा, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे किससे धर्म का है, किससे कास्ट का है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री या कुछ भी है। ईच सिटीजन, इंडिया का हर एक नागरिक कानून के लिए इक्वल है, समान है, बाध्य होगा कानून के लिए। ये सेक्शन 2 कहती है। लिख लो ये भी बात। ठीक है भाई, सेक्शन 2 के बाद 6, ये पहला चैप्टर है, जनरली खत्म सा ही मानो, इसका कोई जिक्र नहीं, 2 ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तीसरी भी याद करने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद 6 से लेके 52 तक आपको डेफिनेशन दी गई है, नाम दिया गया है जनरल एक्सप्लेनेशन। सामान्य एक्सप्लेनेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का वर्ड क्या होगा, तेरी बुक में पाएगा, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण लिख लो। चैप्टर 2 लिखो भाई, चैप्टर नंबर 2 लिखते चलो बेटा, थोड़ा थोड़ा आइडिया दिखता चलता हूं। 6 से लेके 52 तक चैप्टर नंबर 2 है जनरल
एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करना मतलब स्पष्टीकरण देना, स्पष्ट कर रखी हैं बातें। स्पष्ट का मतलब डेफिनेशन है ये जनरली, क्या है ये, परिभाषाएं हैं। यह चीज या है, कैसे पता लगेगा अपराध क्या है, कैसे पता लगेगा इंटेंशन क्या है, या चल संपत्ति है या चल अचल है, ये वो है, ये लाभ है या हानि है, सारी चीज़ों की डेफिनेशन है 6 से लेकर 52। जो भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं अपने आप करवा दूंगा, लेकिन अभी आप ये मान लो चैप्टर नंबर 2 डेफिनेशंस है। डेफिनेशन को लेकिन नाम क्या दे दिया गया है, स्पष्टीकरण है, बताया गया है यह चीज। या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है 34, लिखो भाई 34 आईपीसी, कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, ये लिखो। अभी इसकी बताऊंगा, स्टोरी बताऊंगा भाई, जब भी बात समझ में आएंगी। सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन, 34 आईपीसी को समझाया गया है क्या होती है आईपीसी की डेफिनेशन है। सामान्य आशय क्या होता है, कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या हुआ, सबकी इंटेंशन एक जैसी थी। 34 आईपीसी कभी भी अपने आप में क्राइम नहीं है, लिखो ये भी अपने आप में क्राइम नहीं है। 34 लिख लो भाई, इनसे क्वेश्चन क्या बनेंगे मैं बनाऊंगा। अपने आप में क्राइम नहीं है, क्राइम नहीं है। दूसरी चीज, एक और पॉइंट लिखेंगे यहां पे, मीटिंग ऑफ माइंड, बस ये है इंपॉर्टेंट चीज, मीटिंग ऑफ माइंड। और 2 या 2 से ज्यादा बंदे, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा बंदे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पार्ट का। देखो इसमें क्या काम आएगा, पहले समझो। 34 आईपीसी, आगे लिखो सामान्य आशय, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी क्राइम को एक साथ करते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, जब 2 या 2 से आदमी क्राइम करेंगे और उन दोनों का इंटेंशन एक का चीज हो, तो हम उसमें 34 आईपीसी लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो, पहले एग्जांपल समझो फिर लिखना। मान लेते हैं 3 आदमियों ने मर्डर किया, मर्डर करने की प्लानिंग बनाई, भाई आज इसको विपिन को मारने चलते हैं, ठीक है। मीटिंग ऑफ माइंड ये कहती है पहले से ही हमारे तीनों के दिमाग में वह बात हो, तीनों को पता हो, और तीनों वहां प्रेजेंट होने जरूरी हैं। देखो क्या होगा भाई, थोड़ा हमें और बताता हूं। 3 चीजें आएंगी, ऐसी ही सेम चीज आएंगी 3, एक 34 आईपीसी, एक 149 आईपीसी और एक 120 बी आईपीसी। तीनों के मैं बताता हूं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। वो 34 आईपीसी भी यह बात करेगी बिल्कुल सेम, 149 आईपीसी भी यह बात करेगी अगर भाई आदमी मिले और उनकी इंटेंशन सेम थी, और 120 बी भी आपराधिक षड्यंत्र, षड्यंत्र भी तो होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब षड्यंत्र रचा जाएगा, उसमें भी 2 से ज्यादा आदमी चाहिए। बट षड्यंत्र में इसमें डिफरेंस होगा। इसमें क्या डिफरेंस होगा, मीटिंग ऑफ माइंड होगी, मतलब 2 बंदे हैं, 3 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 10 के 10 आदमी अनन्यू बेरहा, हमने यू काम करना है। षड्यंत्र में कोई जरूरी नहीं है 10 के 10 आदमी आना उस बात का पता हो। मैंने 2-4 गुर्गे बनाए, भाई तू यार जा उसका मार का, उन और 1-2 इकट्ठा कर लिया, यार तू आ जा मेरी गेला, मैंने उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बॉम्बे में बैठा हूं, वो करके आ जाते हैं सोनीपत में क्राइम, तो मैं षड्यंत्र में शामिल हूं, आईपीसी के कॉमन इंटेंशन में शामिल नहीं है। इसका डिफरेंस समझ में आया। षड्यंत्र अलग चीज, दोनों की डेफिनेशन सेम है, 2 से 2 ज्यादा आदमी, 2 से ज्यादा आदमी क्राइम में इन्वॉल्व होंगे, ये भी इन्वॉल्व है, वो भी इन्वॉल्व है, बट यहां मीटिंग ऑफ माइंड है। माइंड में तीनों की में पहले से ही न्यू पता है हमने यू काम करना है, एंड फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस एट द स्पॉट या नियर बाई स्पॉट। यूं नहीं हो सकता मैं त्याड़ में बैठा और क्राइम यहाँ हो गया तो मैं 34 में हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं आ सकता। आसपास हो सकता हूँ, जा यार तू इस सेंटर के अंदर ते मोबाइल उठा लिया,
मैं बाहर खड़ा हूं, देखने लग रहा हूं, तो मैं 34 में आऊंगा। आप समझ रहे हो? तो 34 आईपीसी हमेशा किसी क्राइम के साथ होती है। जब दो या दो से ज्यादा आदमी मिलके क्राइम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन इंटेंशन। कौन सी आईपीसी है? 34 आईपीसी। डेफिनेशन दे रखी है कॉमन इंटेंशन। लेकिन इंटेंशन क्या होती है ये समझ में आया? देखो, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक्ट एंड इंटेंशन। पूरी आईपीसी में दो ही चीजें मैटर करेंगी। आपकी इंटेंशन क्या थी? जितनी बड़ी आपकी इंटेंशन उतनी बड़ी सजा, और किसी चीज पे नहीं है। जितना बड़ा एक्ट उतनी बड़ी सजा। दोनों चीजों को ध्यान से समझना। एक्ट का मतलब आपने उस व्यक्ति को किस तरीके से किया है, किस तरीके से किया है, ठीक है। और आशय का मतलब आपका इंटेंशन थी कि नहीं थी। मैं कह रहा हूं यार आज इस विपिन ने पिटूंगा, मैं सोच रहा हूं, मैंने पिटा है नहीं, क्राइम नहीं है। जब तक मेरे हाथ से एक्ट नहीं हुआ ना, क्राइम नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो? और जब तक मेरी इंटेंशन नहीं है, जब तक भी क्राइम नहीं है। क्राइम में आईपीसी में क्लियर लिखा है क्राइम क्या है, क्राइम क्या है, इसकी सजा क्या है, और जो क्राइम आपने कर दिया उसमें आपका बचाव क्या है। आपने क्राइम तो कर दिया पर जरूरी नहीं आप क्रिमिनल बन गए। बचाव भी बताती है, बचाव भी है। अगर आपने ऐसे क्राइम कर दिया तो आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। ऐसी भी चीज हम पढ़ेंगे। आपने मर्डर कर दिया लेकिन आप एक दिन भी जेल में नहीं जाएंगे, ऐसे भी केसेस हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो वो बचाव है। क्राइम, पुनिशमेंट और इन बचाव, तीनों चीजें हम सीखेंगे। लेकिन दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन और एक्ट। एक्ट का होना जरूरी और इंटेंशन का होना जरूरी। जितना खतरनाक आपका एक्ट का तरीका हो जाएगा उतनी बड़ी सजा होती चली जाएगी, और जितनी इंटेंशन आपकी औरों के साथ मिलती जाएगी तो आपका सेक्शन लगेगी 34। कोई भी, मान लो मैंने चोरी करी, एक बार समझे, 379 का मतलब है चोरी। करेंगे जब देखेंगे कौन सी सेक्शन है। 379 कहती है चोरी कर ली। लेकिन अगर मैंने चोरी अकेले ने करी है 379, अगर मेरे साथ एक आदमी और मिल गया, चल यार लाते हैं चोरी करके, तो 379 दो बार ना लग गया, 379/34 आईपीसी। इसका मतलब है आदमी एक तो ज्यादा है। समझ में आया भाई? चाहे आदमी फिर 10 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, केवल 34 वहां लगेगी, अकेली 34 आईपीसी कहीं नहीं लगेगी। क्योंकि इंटेंशन तो किसी के बारे में कुछ भी रख लो, क्राइम है ही नहीं। समझ में आ गया भाई? बोलो भाई। इंटेंशन हमेशा किसी मेन सेक्शन के साथ लगेगा, अकेली अपने आप में कोई भी ऑफेंस नहीं। हम किसी को भी मार सकते हैं, किसी के बारे में भी भीतर भीतर कुछ भी सोच सकते हैं, ये कहती है। क्लियर हो गया? बोलो भाई 34 आईपीसी क्लियर? ठीक है। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 में डेफिनेशन है 5-6, अच्छे से समझाऊंगा क्या क्या होती हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ना चाहो ना, इतना ये पढ़ना, लिखो, लिख लो भाई एक बार। इतना ये रटना चाहो ना नवीन, ये रटनी है। लोक सेवक, लोक सेवक 21, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 22। कोर्ट सेक्शन 20, कोर्ट। न्यायालय क्या कहते हैं? सेक्शन 24 बेईमानी। ये वर्ड आएंगे इसलिए इनको याद करना चाहिए। सेक्शन 24 में लिखा बेईमानी, और एक लिखा है सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट्स। 29 किसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा कोर्ट में? डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। अगर ये आ जाए दस्तावेज आईपीसी की कौन सी सेक्शन में, बस आपने ये बताना। 29 में है, 29 में दस्तावेज, ठीक है। ये तो मैं लिखवाऊंगा। एक बाद में ऐड हुआ था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लिखो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 29A में। ये तो डॉक्यूमेंट थे, पहले इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे आइटम, अब इलेक्ट्रॉनिक आ गए, तो ये है 29A में। 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। 34 मैंने आपको लिखवा दी, ठीक है, मोटी मोटी ही याद कर लेते हैं अभी। 20 में क्या है? 20 में बोलो भाई कोर्ट है। 21 में क्या है? लोक सेवक। लोक सेवक मतलब कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी छोटी से छोटी पोस्ट से लेकर प्रधानमंत्री तक, जो भी गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक के लिए काम करेगा, वो सारे के सारे क्या होते हैं? लोक सेवक। ये कौन सी में है?
21 में, 22 में क्या है, चल संपत्ति, चल मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। 29 में क्या है, दस्तावेज, बेईमानी कौन से में है, 24 में, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस में है, 29 में। ये डेफिनेशन है। और लास्ट में एक 52 सेक्शन आती है 52, इसमें है सद्भावना पूर्वक, सद्भावना पूर्वक, गुड फेथ, इंग्लिश में है ये गुड फेथ, गुड फेथ, या इसको बोलते हैं सद्भावना पूर्वक। ये वर्ड आएगा बार बार, ये क्यों समझा रखे हैं, पूरी आईपीसी इन वर्डों की भरी पड़ी है। बेईमानी से अपना रुपया उसका लेगा, अपनी तरफ कर लेता है, सद्भावना पूर्वक उसको पहले अपने फेवर में लेता है, फिर उसके साथ चीट कर देता है। तो ये भरे पड़े, इनके बारे में बताया गया है भाई सद्भावना पूर्वक किसको माना जाएगा, ठीक है। तो सद्भावना पूर्वक की डेफिनेशन किस में है, 22 में। ये चैप्टर 2 खत्म हुए भाई हमारे, मोटे मोटे हम इनको रटेंगे, डेफिनेशन जब मैं आपको समझाऊंगा तभी रटेंगे। 2 चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 जनरली भी किताबों में नहीं दिया जाता, दंड, पुनिशमेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट है सेक्शन 53, बस 53 से लेके 75 तक, 53 से लेके 75 तक चैप्टर नंबर 3 है। एक ही सेक्शन याद करनी है, दंड कौन सी सेक्शन में है, 53 में है भाई। पुनिशमेंट जो बताया गया है ना, वो 53 से लेके 75 तक है, लेकिन दंड की कोई पर्टिकुलर अगर सेक्शन की बात आएगी तो कौन से सेक्शन में है, 53 नंबर में। अब इंपॉर्टेंट क्या है, दंड कितने प्रकार का होता है, आईपीसी में कितने दंड को माना गया है, बोलो भाई। 5 प्रकार की पुनिशमेंट होंगी, लिख लो पांचों, आ सकता, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नंबर 1 डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड दिया जाता है, सुना होगा भाई, मृत्यु दंड दिया जाता है। मैं बताऊंगा कौन कौन सी सेक्शन में, आपके हिसाब से किस किस में मिल सकेगा, दी तो बताओ। मर्डर, बड़ा मर्डर, मर्डर विद डकैती, डकैती भी कर ली और फिर मार दिया, रेप, और बताएं, और कोई याद है भाई, बस इन्हीं में है, और भी हैं बहुत सारी सेक्शंस हैं। चलो ये तो पता है ना, अगर देखो कोई यूं कहे भाई मर्डर में बताओ कौन सा सजा हो सकती है, मैक्सिमम मृत्युदंड हो सकती है, रेप में हो सकती है, और तीसरी मैंने कौन सी बताई आपको, डकैती में हो सकती है, और बताएंगे फिर। एक सजा है डेथ पेनल्टी, दूसरी आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, ठीक है, आजीवन भर के लिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आजीवन कारावास। तीसरी कारावास, 5 साल की, 3 साल की, 10 साल की, ये तो जिंदगी भर हो गया, ये 5 साल की, 2 महीने की, 4 महीने की कारावास। चौथी फॉरफीचर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति की कुर्की कर दी जाएगी, कुर्की बोलते हैं हिंदी में, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आपकी प्रॉपर्टी को बेच ब्याज दिया जाएगा और उसको आपके कब्जे से ले ली जाएगी, ये भी एक सजा मिलती है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, कुर्की। और 5वां फाइन, जुर्माना किया जा सकता है। 5 तरह की सजा, बस, ठीक है भाई, 5 तरह की सजाएं हैं। इसको भी 1-2 सेक्शन और है, फाइन की कौन सी है, 70 के आसपास है, मैं देख कर बता दूंगा। लेकिन अभी आपको ये करना है, चैप्टर 3 हमें पुनिशमेंट बताता है, 53 हमें पुनिशमेंट बताता है, 5 तरह के होते हैं, और 5 तरह के पुनिशमेंट डेथ, आजीवन कारावास, कारावास, आपकी संपत्ति का समरण और जुर्माना, ये 5 तरह के आपके आईपीसी में सजा हो सकती है, और कोई नहीं है। पहले और भी सजा थी, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले 56 में थी, काले पानी की सजा सुना देंगे, ये जो थे नहीं पहले वो भरी पड़ी है में, इसलिए वो सारी निरस्त कर दी गई, हटा रखी है। तो आपको केवल एक बात याद रखिए, पनिशमेंट कहाँ है, 53 में। क्लियर हो गया भाई। एंड चैप्टर नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और 76 तक ले गए, 106 तय करनी पड़ेगी, 76 तक ले गए। ये है भाई पहली चीज जो आपने पूरी करनी है। चैप्टर नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको बचाव बताएगा, आप क्राइम करोगे तो कैसे बच सकते हो। ठीक है भाई पूजा, ठीक है,
चैप्टर नंबर 4। आपका फोटो सीसीटीवी कैमरे में आ जाना चाहिए, अगर आप तो उस टाइम पे वहां थे। तो ये सारी चीजें कौन बताएगा आपको? चैप्टर नंबर 4, 76 दले गए और 106 लिख लो भाई। 76 दले गए 106 लिख लो एक बार। लिखा भाई 76 तले के 106 और इसका नाम दे दो जनरल एक्सेप्शन। एक्सेप्शन सामान्य अपवाद नाम है चैप्टर का, अपवाद। मतलब ये चीज ऐसी है कि आपने क्राइम कर दिया लेकिन क्राइम नहीं है। यहां आप किसी का मर्डर तक भी कर सकते हो, मार भी सकते हो, लेकिन अपराध की श्रेणी में नहीं आओगे। तो ये इसलिए सबसे ज्यादा जो बहस होती है ना कोर्ट में, इन्हीं चीजों पे होती है। भाई मेरे मुवक्किल ने तो कराया ही नहीं क्राइम, वो तो इस चीज में फंस रहा था। ठीक है, तो केवल वकील इन सेक्शनों पर लड़ते हैं पूरी कोर्ट में, इसी पे। उसने जब ये पता हो कि मैं यूं तो फंसे ही फंसेगा, तो बचाया केवल इन्हीं चीजों में जाता है। वो कौन सी सेक्शन है? 76 से लेके 106 तक हम किसी आदमी का मार तक भी सकते हैं, लेकिन आप उसके लायबल नहीं होगे, आप पे ट्रायल कोई नहीं चलेगा। तो इनको हम 76 से लेके 106 तक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, ऊपर ले जाओगे तुम कुछ नहीं समझ में आओगा, लेकिन हम डिस्कस करेंगे अरे भाई कैसे कैसे आप इस चीज़ को एक एक पॉइंट ना समझेंगे। ये हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन अभी आपको पता लग गया भाई चौथा चैप्टर क्या कहता है? सामान्य अपवाद 76 से लेके 106 आपका बचाव करता है कि आपने क्राइम नहीं किया। ठीक है, ये चैप्टर 4 बताएगा। अब एक बार ना रुको, छोड़ो अभी थोड़ी देर, 1 मिनट रुक जाते हैं। यहां तक हम 2 बार आते हैं भाई, 1 बार 2 बार आते हैं, पूरी स्टोरी को लेके 2 बार आते हैं। आराम से सुने। कोई भी चीज क्राइम होगा, पहले मेन बातों पे चलते हैं, सारी बीच की हटा देते हैं। मेन सारे पॉइंट एक बार डिस्कस करते हैं। आईपीसी को इंडियन पेनल कोड कहते हैं। ठीक है, 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी जो है वो पास हो गया था बिल। ये चीज पहला जो लॉ कमीशन इंडिया में बना था वो था 1834 में, जिसकी चेयरमैनशिप किसने की? लॉर्ड मैकाले ने। इसीलिए आईपीसी के जनक में रूप में भी लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है। पूरी आईपीसी में 511 सेक्शंस हैं और 23 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 23 चैप्टर यहां तक। अब जब हम आईपीसी के साथ साथ, आईपीसी में एक ही बात है, आईपीसी में उसकी डेफिनेशन और उसकी पुनिशमेंट को डिफाइन किया गया है, जबकि सीआरपीसी हमें प्रोसीजर बताती है किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, पुलिस का क्या रोल रहेगा, कोर्ट का क्या रोल रहेगा, ये हमें सीआरपीसी बताती है। और एविडेंस एक्ट हमारे को ये बताते हैं किसी भी एविडेंस को कैसे कलेक्ट किया जाएगा और उसकी कितनी वैल्यू है कोर्ट में। ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा? एविडेंस एक्ट बताएगा। इसके बाद जब हमें ये पता है कि भाई सारा सिस्टम क्राइम से रिलेटेड है, तो हम क्राइम से स्टार्ट करते हैं। क्राइम होगा तो क्राइम 2 ही तरीके से काउंट होगा, या तो क्राइम संज्ञेय है या असंज्ञेय। संज्ञेय जनरली वो क्राइम होते हैं जो नेचर में दिखने में थोड़े बड़े दिखे हैं, जिनमें सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा की होती है। तो आपकी संज्ञेय अपराध का होना जरूरी है किसी भी एफआईआर दर्ज करने के लिए। और एफआईआर जो दर्ज की जाती है वो सीआरपीसी में प्रोसीजर बताया है। अगर भाई एफआईआर दर्ज कर लेंगे अगर ऐसे ऐसे हुआ तो वो कौन सी सेक्शन बताती है? 154 सीआरपीसी आपको ये बताती है एफआईआर लॉज होगी। अगर आपका क्राइम संज्ञेय नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है, असंज्ञेय है,
तो आपकी 154 काम नहीं करेगी। कौन सी काम करेगी? 155 सीआरपीसी काम करेगी। और आपको क्या दे दी जाएगी? एनसीआर की कॉपी दे दी जाएगी। क्या दी जाएगी भाई? जैसे सपोज करो आप ई रिक्शा में बैठ के जा रहे हो, आपका मोबाइल फोन में से किसी ने चुराया नहीं, गिर गया, आपको डाउट है कि भाई, क्योंकि आपको पता नहीं है चोरी हो गया कि गिर गया, अब डाउटफुल हो गया ना मामला। अगर आपकी जेब में ये पता लग गया ये मार लेगा भाई कोई मेरा फोन, दैट चोरी है वो तो। लेकिन आप चोरी करके ले गया कि गिर गया, आपको पता नहीं लगा, लेकिन मोबाइल गायब हो लिया ई रिक्शा में, इट मीन्स आप श्योर नहीं है, तो उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं कह सकते। हो सकता है ई रिक्शा में गिर गया। तो कभी जब आप पुलिस स्टेशन में जाते होगे ना, तो आपको एफआईआर नहीं मिलती है, आपको एनसीआर मिल जाती है। आप देखना उस रिपोर्ट पर क्या लिखा मिलेगा? एनसीआर। ऊपर लिखा मिलेगा नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इस चोरी हो गया तो एफआईआर होगी। ऐसा है भाई, मैं प्रैक्टिकल चीजें भी, क्या होता है चोरी दिखा देते हैं हम। अब आप मान लो किसी कैफे के पास जाओगा, उसे ना थोड़ी ना पता है। अगर आप थाने में जाओगे ना पर्टिकुलर, आपकी एनसीआर कटेगी। अब प्राइवेट चले गए कैफे में, भाई साहब मेरा मोबाइल हो गया, उसने क्या पता है इसमें क्या करनी है? हाँ भाई उसने तो चोरी हो गया, कहीं पता नहीं कौन लेगा मेरी जेब में से निकाल के, तो वो आपको एफआईआर भी काट के दे सकता है। लेकिन जनरली क्या होती है? एनसीआर कटती है इसमें। ठीक है, आपका मोबाइल अगर कहीं गिर गया, मान लो आपके डॉक्यूमेंट है, बैग, कहीं डॉक्यूमेंट रास्ते में गिर गए, अब पुलिस तो रिपोर्ट करवाओगे ना। डॉक्यूमेंट हैं आपके 10वीं की 12वीं की, आधार कार्ड, कहीं रास्ते में वैसे ही गिर गए, चोरी को मारो गिर गए कहीं, अब गिर गए तो पुलिस रिपोर्ट कहाँ लिखी जाएगी? यहाँ तो लिखी नहीं जाएगी 154 में, कहाँ लिखी जाएगी? 155 में लिखी जाएगी कि भाई कहीं गिर गए किसी को मिलेगा। तो एक तरह से आपने अपनी वो दे दी, हाँ भाई कहीं मिस यूज हो गया तो मेरे पर कोई बात ना आवे, तो ये 155 आपकी हेल्प करती है। मेन बात ये भी होती है। लेकिन अगर कोई कंप्लेंट जाती है तो कंप्लेंट कौन सी सीआरपीसी में है? 200 सीआरपीसी में। तीनों चीज हुई, 154, 155 एनसीआर और इधर एफआईआर। अब पूरी स्टोरी एफआईआर पे घूमती है। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको कोई भी हेड कांस्टेबल या उसके ऊपर का कोई भी अधिकारी एफआईआर को लिख सकता है। ठीक है, थाने का इंचार्ज कौन होता है? ये नहीं कहा जाता सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, किसी भी थाने का मुखिया कौन होता है? एसएचओ। और एसएचओ की डेफिनेशन ये कहती है एसएचओ कोई भी हो सकता है जो हेड कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल से ऊपर का अधिकारी को। आप देखते होंगे कई बार एसएचओ सब इंस्पेक्टर भी होते हैं, एएसआई भी मिल जाते हैं, तो वो यही होता है। लेकिन जनरली जो रूटीन में चलता है बड़े सिटी में, वो इंस्पेक्टर रैंक का होता है। जब इंस्पेक्टर हो जाता है तो एसएचओ लग सकता है। लेकिन सीआरपीसी ये कहती है कि भाई हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर का कोई भी एसएचओ लगाया जा सकता है। एफआईआर दर्ज कौन करवा सकता है? कोई भी करवा सकता है, विक्टिम भी, एक्यूज भी, दूसरा भी, बाई फोन भी, बाई पोस्ट भी, कैसे भी करवा सकते हैं। ठीक है, एफआईआर दर्ज करने की पावर केवल पुलिस को, और कोई कर नहीं सकता। ठीक है भाई, ये चीज हमारी एफआईआर। अब आया एफआईआर कौन से नंबर का रजिस्टर है? रजिस्टर नंबर 1 है। ये भी हमें पता लग गया। कौन से रूल के तहत आते हैं ये? पंजाब पुलिस रूल, पीपीआर बोलते हैं इसको, पीपीआर। पीपीआर याद आया? पीपीआर क्या है? ये आ सकता है भाई, पीपीआर क्या है? पंजाब पुलिस रूल, पंजाब पुलिस रूल। ठीक है, पीपीआर के तहत आपका रजिस्टर नंबर 1 है। ये एफआईआर हुई। एफआईआर नंबर, रजिस्टर नंबर 2 क्या होता है? रजिस्टर नंबर 2 डेली डायरी। डेली डायरी जिसमें हम डीडी एंट्री करते हैं। डीडी एंट्री का मतलब डेली डायरी एंट्री। इसका काम क्या होता है? एक बुक है भाई, वो रोजनामचे का मतलब एक बुक है। इसमें मैं नंबर 1 डालता जाऊंगा, 2, 3, 4, 5, पूरे दिन की स्टोरी लिखती है थाने की। सुनो क्या होता है रोजनामचा, डेली डायरी। एक डेली डायरी है जो अगर मेंटर में 7 बजे उठता हूँ, 7:30 बजे मैं ये करता हूँ, 9 बजे मैं सेंटर पर जाता हूँ, 1 बजे मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता हूँ, शाम को मैं खेलता हूँ, अब खाना खाता हूँ, अब मैं सोता हूँ। यह सारी चीज़ें लिखी जाती है। लेकिन सोने की जागने की नहीं। एसआई यहाँ चला गया, एएसआई राजवीर वहाँ चला गया, अब वो वापस आ गया, वो कोर्ट में चला गया, अब कोर्ट से वापस आ गया, उसने हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, उसने हॉस्पिटल, मतलब सारे थाने की जो मूवमेंट होती है ना, जो बंदा कहाँ, जो कर थाने में 100 आदमी हैं, 100 के 100 आदमियों की मूवमेंट चलती है उसमें। वो वहाँ पिकेट पे बैठे हैं, वहाँ मंदिर में बैठे हैं, वहाँ स्कूल में पेपर चल रहा है, 4 आदमी वहाँ बैठे हैं, वो सारा इसमें मेंशन होगा डेली की डेली। इसको बोला जाता है रोजनामचा, डेली डायरी।
तो इसको कौन सा रजिस्टर बोला जाता है? रजिस्टर नंबर 2। या क्लियर हुई भाई? ये रजिस्टर नंबर 2 है। अब हम अगर इसकी बात करें, जनरल बात की, कि आईपीसी की धारा 1 क्या कहती है? 1 क्या कहती है कि भारतीय दंड संहिता कहलाएगी और पूरे भारत में लागू होगी। पहले जो लिखी गई थी वो जम्मू कश्मीर में नहीं थी, लेकिन कब से? 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में कौन सा पैनल चलता था? आरपीसी, रणवीर पैनल कोड चलता था। ठीक है, ये भी पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी सेक्शन हमारी आती है कि भाई इंडिया का हर सिटीजन, हर नागरिक लायबल होगा आईपीसी के अंडर। अगर उसने किसी तरह का अपराध करता है तो हर एक आदमी पे ये लागू होगी। ये हमारा सेक्शन 2 कहता है और यही हमारा चैप्टर नंबर 1 कहता है। अब आया मेरा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का मतलब है 6 से लेके 52 तक। कैसे कह तक भाई? 6 से लेके 52 तक। इसमें दिए हैं जनरल एक्सप्लेनेशन, सामान्य स्पष्टीकरण, मतलब सारी डेफिनेशन बताई गई हैं। या चीज या है, इस चीज को ये कहा जाएगा, इस चीज को ये कहा जाएगा। उसी में हमारी एक इंपॉर्टेंट बात आई, सेक्शन 20 किसको डिफाइन करती है? न्यायालय को। न्यायालय कैसा होगा ये बताया, आप पढ़ के देखोगे तो आपको पता लगेगा। न्यायालय के बारे में बताया गया। सेक्शन 21 क्या कहती है? पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। लोक सेवक की डेफिनेशन है। 22 में क्या है? चल संपत्ति, जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें दिया गया 22 में। एक और इंपॉर्टेंट है 24 सेक्शन क्या कहती है? बेईमानी से। बेईमानी किसको कहा जाएगा? और भी है, अभी मैं बताऊंगा। 29 में क्या कहा गया है? डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। और 29A में क्या कहा गया है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। और 52 में क्या कहा गया भाई? गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक। ये सारी हम याद करेंगे धीरे धीरे, बट मोटी मोटी याद हुई भाई। अब ये 52 तक आ गया हमारा चैप्टर नंबर 2। अब आया चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 कहां से कहां तक है? 53 से लेके 75 तक। किसका प्रावधान है? दंडों का, पुनिशमेंट का प्रावधान है। और पुनिशमेंट कितने तरह के होते हैं? 5। नंबर 1 क्या होता है? डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास यानी कि कारावास, कुर्की और जुर्माना। 5 तरह के हमारे इसमें जो दंड हमारे निर्धारित किए गए हैं आईपीसी में। यही हमारा चैप्टर नंबर 3 है। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है सामान्य अपवाद, जनरल एक्सेप्शन। इनको 76 से लेके 106 तक, 76 से लेके 106 तक हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शन, सामान्य अपवाद, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ भाई? कोई थोड़ा बहुत आइडिया हुआ भाई? सीआरपीसी कब लागू हुई? सीआरपीसी कब आई? इनेक्टमेंट कब हुआ? 1973 में। भारतीय एविडेंस एक्ट 1872 और आईपीसी 6 अक्टूबर 1860। और लागू की डेट और लिख लो, अगर लिखेंगे तो लिखो एक बार। आईपीसी लागू कब हुई? इनफोर्स में कब आई? बोलो भाई, पैसे का पता होता, मैंने डेट लिखे थे। 1 जनवरी 1862 को लागू की गई आईपीसी। 1 जनवरी 1862 को इन्फोर्समेंट, और वो होता है इनेक्टमेंट, मतलब उस दिन पास हुई 6 अक्टूबर 1860 को, और यहाँ इसको लागू कर दिया गया 1 जनवरी 1862 को। ये भी डेट आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, मैंने जितने भी नोट्स हैं ना सारे कवर करवा दिए बगैर उसके। देखो ये सारी चीज आई कि नहीं आई भाई? 6 अक्टूबर 1860 क्या डेट है? बोलो एक बार जल्दी जल्दी। आईपीसी को अधिनियमित कर दिया गया, पास किया। 1 जनवरी 1862 डेट बोलो जल्दी बोलो, लागू हुई। 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी लागू होगी। और चैप्टर कितने हैं आईपीसी के? 23। और आईपीसी की सेक्शन कितनी है? शाबाश। प्रोसीजर कौन सी चीज बताती है? सीआरपीसी बताती है। ठीक है, शाबाश। पुनिशमेंट की सेक्शन कौन सी है? बोलो भाई। 53 से लेके 75 तक। ठीक है, शाबाश। मैंने लिखा है आईपीसी में चार्टर एक्ट आया था।
ये तो आपने पढ़ा होगा चार्टर एक्ट। एंड वहां पे सबसे पहले कोई लॉ मेंबर जोड़ा गया था। पहले क्या होते थे चार्टर एक्ट में, और तरह के आदमी होते थे जैसे अलग अलग फील्ड के, बट 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि एक लॉ का भी मेंबर जोड़ा गया। इसीलिए पहला फर्स्ट जो लॉ कमीशन बना वो 1834 में बना। कोई, मैं ये चेक कर रहा हूँ कोई गलत तो नहीं लिखवा दी गई, मैं लिखा फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1834 और इसका चेयरपर्सन था लॉर्ड मैकाले। तो यहीं से ड्राफ्ट पैनल कोड तैयार किया गया था 1834 में, ड्राफ्ट पैनल कोड। इसी को रिवाइज करते गए, फिर 1857 की क्रांति आ गई। क्रांति आई तो कुछ और चेंज करना पड़ गया, फिर रिवाइज हुआ। इसलिए ये चलता चलता कहाँ तक पहुँच गया 1860 में। 1860 में असेंबली में रिवाइज हुआ और इसको असेंबली ने पास कर दिया गया। और उस टाइम पर जब इसको पास किया गया, इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे जो पहली बार बने थे? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, छूट गया था। जब आईपीसी को पास किया गया उस टाइम पे वायसराय बना था इंडिया का पहली बार लॉर्ड कैनिंग। तो ये था, ये भी आप याद रखें। मैकाले नहीं था 1860 में, मैकाले ने शुरुआत कर दी थी भाई इस चीज की इंडिया में जरूरत, इसलिए जनक कहा जाए। कोई चीज ने शुरुआत कर रखी है वही तो जनक है। लेकिन जब ये पास हुई तो उस टाइम पे कौन था? लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड कैनिंग, सॉरी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये याद रखना 1860 में लॉर्ड कैनिंग था। ये सारी चीजें वही हैं। चैप्टर 21, अच्छा ये मैं पढ़ाऊंगा, अभी बाकी है। 1973 1872 एविडेंस एक्ट, ये तो याद ही है, और फालतू की बात है। यस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखेंगे सेक्शन 2 में, A1 में भी। 1 में हमने लिखा पूरे इंडिया में ये लागू होगी। क्वेश्चन ये आता है क्या ये जल, जो रिवर, नदी, पहाड़ और जो समुंदर या आकाश, इस पे भी लागू होगी भाई? बोलो भाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर हैं, पहाड़ हैं, समुंदर हैं, अपना आसमान है इंडिया के ऊपर, क्या वहां आईपीसी लागू होगी? हर जगह लागू होगी, जो भी इंडिया की बाउंड्री में आएगा। एक चीज। दूसरे सेक्शन में पॉइंट ये था कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड। मतलब हर एक आदमी जो भी इसका नागरिक है, इंडियन है, वो सब के सब इसमें लायबल होंगे। बट क्वेश्चन ये बना क्या फॉरेन व्यक्ति भी इसमें लायबल होंगे? मान ले कोई अमेरिका से आया इंडिया में, यहाँ आके कोई कांड कर देता है तो लायबल है कि नहीं है? वो भी लायबल है। अब ये लिख लें, इसमें लिखो बेटा ये चीज क्वेश्चन। और तुम क्या सोच रहे हो? ऐसे ही बन जाएगा कुछ हो। फॉरेनर भी इसमें लायबल होंगे, ये माना जाएगा उसको कानून के बारे में नॉलेज है। इंडियन ने कुछ बेरा है कानून के बारे में, फॉरेनर के भी यही माना जाएगा भाई तू आया है तो तुम्हें पता है ऐसे करना चोरी है। हो सकता है वहां वो क्राइम ना हो, ऐसा खूब होता है, वहां वो चीज क्राइम नहीं है, लेकिन यहाँ क्राइम है तो यहाँ के कानून के हिसाब। वो नहीं कह सकता जी मेरे देश में तो है नहीं, यहाँ है मेरे को पता नहीं था। पता नहीं का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। फॉरेनर भी इसमें लायबल होंगे। एक बात ये थी। 34 मैंने आपको करवा दी, और भाई ये भी करवा दी मैंने। अभी जो चीज़ें बच गई हैं वो बहुत चालू होंगी, ठीक है भाई। जब सेक्शन चलेंगे जब बताऊंगा इनके बारे में। बेटा यहाँ तक समझ में आया है भाई? बोलो भाई।